नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। आज की कहानी बेहद ही डरावनी है, तो आप लोग अपने ईयरफोन लगाकर सुने। यह कहानी आरव चौहान नाम के एक व्यक्ति के बारे में है। जितने भी लोग इस कहानी को सुन रहे हैं, उन सभी से मेरी एक ही गुजारिश है कि इस कहानी को लाइक जरूर कर दें। सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन लाइक और कमेंट जरूर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। कोहरे की हल्की चादर और काले घने अंधेरे के बीच खड़ा आरव अपने सामने स्थित कौशल्या मैंशन को बहुत ध्यान से देख रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे यह हवेली उससे कुछ कहना चाहती हो। देखने में यह भवन बेहद पुराना और सुनसान लगता था, पर इसके बावजूद इसमें एक अजीब सी जिंदादिली महसूस हो रही थी। इसकी हालत देखकर कोई यह मान ही नहीं सकता था कि इस आधी टूटी, धूल से भरी और जाले लिपटी हवेली में कोई रहता होगा। लेकिन ऐसा लग रहा था मानो भीतर कई लोग मौजूद हों। यह 2 मंजिला हवेली अपने आप में एक गहरी कहानी समेटे थी। अपने कंधे पर लटके साइड बैग की पट्टी को आरव बार बार संभाल रहा था। वह इस हवेली के रहस्य की परतों को खोलना चाहता था। इसी वजह से वह इसे हर कोने से देख रहा था। हवेली की दीवारें, उसके टूटे दरवाजे और झूलती खिड़कियां, वह हर एक हिस्से को ध्यान से परख रहा था कि अचानक उसे एक खिड़की में कोई खड़ा दिखाई दिया। आरव की नजर वहीं ठिठक गई। उसने तुरंत आवाज लगाई, विक्रम, जल्दी आ। लेकिन विक्रम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आरव ने मुड़कर देखा तो विक्रम सड़क पर बेहोश पड़ा था और नेहा उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। आरव तेजी से उनके पास पहुंचा और पूछा, इसे क्या हुआ? नेहा घबराए स्वर में बोली, ये कुछ देर से इस हवेली को देख रहा था। अचानक पता नहीं क्या हुआ कि एकदम गिर गया और बेहोश हो गया। ये सुनते ही आरव ने फिर उस खिड़की की ओर देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। आरव ने नेहा से कहा, तुम्हारे पास पानी है? नेहा बोली, देखती हूं, शायद कार में हो। वह पास खड़ी गाड़ी से पानी की बोतल लाई, जिसमें मुश्किल से 2-3 घूंट ही बचे थे। शायद इतना पानी विक्रम को होश में लाने के लिए काफी होता, पर वह भी खत्म हो गया और विक्रम की हालत जस की तस रही। नेहा घबराकर बोली, हे भगवान, इसके हाथ पैर कितने ठंडे हो रहे हैं। यह अचानक ऐसा कैसे हो गया? आरव ने एक नजर फिर हवेली पर डाली और बोला, चलो अंदर चलते हैं। नेहा चौंक कर बोली, अंदर? आरव ने भौहें उठाते हुए कहा, हाँ अंदर। हमें वैसे भी भीतर जाना ही है और यहां ठंड बढ़ रही है। इसे बाहर रखना ठीक नहीं। आरव और नेहा विक्रम को संभालते हुए कौशल्या मैंशन के अंदर जाने लगे। दरअसल आरव एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था, साथ ही वह तंत्र विद्या भी सीख रहा था। वह उस दुनिया से जुड़ना चाहता था जिसे आम लोग कल्पना मानते हैं। वह उन आत्माओं की सच्चाई जानना चाहता था जिन पर लोग भरोसा नहीं करते। लेकिन यह काम आसान नहीं था। यह माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु मरे तो उसकी आत्मा भटकती है। कई बार अन्य कारणों से भी आत्माएं भटकती रहती हैं। पर क्यों भटकती हैं? कब तक भटकती हैं? उन्हें कैसा महसूस होता है? आरव इन सभी बातों पर शोध कर रहा था। दुनिया में उसके जैसे बहुत से लोग थे जो इस पृथ्वी लोक के परे मौजूद शक्तियों को समझना चाहते थे। आरव और विक्रम कॉलेज के समय के दोस्त थे। आरव को हमेशा से ही भूत प्रेत से जुड़ी चीजों में दिलचस्पी थी। किसी भी हॉन्टेड जगह का नाम सुनते ही वह तुरंत वहां पहुंच जाता था। उसके एक सीनियर थे शिवनारायण तिवारी, जिन्होंने तंत्र और शास्त्र विद्या में महारत हासिल की थी। आरव ने उनसे बहुत कुछ सीखा था। वह कई हॉन्टेड स्थानों पर जा चुका था, लेकिन ज्यादातर जगहों पर या तो कुछ नहीं मिला या सिर्फ अफवाहें ही निकली। नेहा, जो उसकी जूनियर थी, उसे भी ऐसी रहस्यमयी जगहों में दिलचस्पी थी और अक्सर आरव के साथ जाती थी। इसी तरह की एक जगह थी कौशल्या मैंशन, जो नैनीताल से लगभग 60 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच स्थित थी। इसके बारे में आरव को उसके सीनियर शिवनारायण ने बताया था। उन्होंने बताया था कि एक बड़ा व्यापारी इस हवेली को खरीद चुका है, पर जब भी वह इसे तोड़ने या यहाँ कोई काम शुरू करने की कोशिश करता है, किसी न किसी की मौत हो जाती है। लोगों का मानना है कि हवेली में कोई प्रेतात्मा रहती है जो यहाँ किसी को रहने नहीं देती, और जो भी इस हवेली के भीतर एक रात गुजार देता है, उसका जिंदा बचना लगभग असंभव होता है। शिवनारायण तिवारी ने अपने समय में काफी आत्माओं का सामना किया था, लेकिन जब वे आखिरी बार इस मैंशन में गए थे, उन्हें बहुत भारी नकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई। उस यात्रा में उनके साथ एक भयानक हादसा हुआ और उन्होंने अपने दोनों पैर खो दिए। अब वे यही चाहते थे कि इस मैंशन की सच्चाई सामने आए। यहाँ सच में आत्मा है या नहीं? अगर है तो वह कौन है? उसे मोक्ष कैसे मिलेगा? वीरान, अंधेरी और सुनसान जगहों में नकारात्मक ऊर्जा मिलना आम है,
क्योंकि कई आत्माएं अपना ठिकाना ऐसे स्थानों पर बना लेती हैं, लेकिन कौन सी आत्मा तड़प रही है और कौन जिद में पड़ी है, यह समझ पाना बेहद मुश्किल होता है। कई बार ऐसा होता है कि जिन्नात की उपस्थिति होती है और हम उसे भटकती आत्मा का रूप दे देते हैं। शिव नारायण तिवारी उस कौशल्या मैंशन को लेकर बहुत अधिक व्यथित रहा करते थे। शायद वे अपने उस ऑपरेशन को पूरा नहीं कर पाए थे, इसलिए उनके मन में हमेशा एक अजीब सा खालीपन बना रहता था। रतन लाल हमेशा यही समझते थे कि यही उनकी जिंदगी का अंतिम ऑपरेशन होगा। वे उसके रहस्य को पूरी तरह जानना चाहते थे और इसलिए उन्होंने अपने स्टूडेंट आरव चौहान को चुना। उन्होंने आरव को उस मैंशन में जाने के लिए कहा ताकि वह पता लगा सके कि वहां के बारे में फैली अफवाहें सच हैं या सिर्फ डर की एक परछाई। ऐसा माना जाता है कि कौशल्या मैंशन में एक लड़की की आत्मा भटकती है जो वहां पर आने वाले लोगों की जान ले लेती है। वह आत्मा लोगों को क्यों मारती है, इसका कारण आज तक किसी को नहीं समझ आया। वहां एक रात गुजारना खतरे को सीधे निमंत्रण देना माना जाता है। यह मैंशन दिन में भी रोंगटे खड़े कर देने वाला एहसास करवाता है। मैंशन के अंदर जाने के लिए 3 दरवाजे थे और तीनों ही आधे खुले हुए थे। जब वे लोग विला के भीतर प्रवेश कर रहे थे, तभी बाहर एक कोने में आरव की नजर एक पुराने कुएं पर पड़ी। वह देखकर वह समझ गया कि यह हवेली कई दशकों पुरानी है, क्योंकि आज के समय में किसी जगह यूं ही कुआं होना बहुत कम देखने को मिलता है। आरव अपने दोस्तों के साथ पहले गेट से अंदर दाखिल हो गया। अंदर कदम रखते ही नेहा कश्यप के हाथ की टॉर्च एकदम से बुझ गई और पूरा अंधेरा छा गया। अचानक हुई इस घटना से नेहा सहम गई, क्योंकि वह पहली बार किसी ऐसे ऑपरेशन पर आई थी। आरव ने पूछा, क्या हुआ, टॉर्च क्यों बंद कर दी? नेहा टॉर्च को हथेली पर मारते हुए बोली, मैंने बंद नहीं की, खुद ब खुद बंद हो गई। उसने 1-2 बार टॉर्च को थपथपाया और वह जल उठी। अंदर का माहौल बेहद भयभीत कर देने वाला था। मैंशन में हर आवश्यक सामान मौजूद था। मेज, कुर्सियां, टूटे हुए सजावटी सामान, दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स, धूल से भरा हुआ फूलदान, काली पड़ी दीवारें, सब कुछ देखकर लगता था जैसे समय कई साल पहले यहां थम गया हो। नेहा के कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। आरव विक्रम मलिक को लेकर आगे बढ़ा, जबकि नेहा दरवाजे पर खड़ी आसपास के अंधेरे को देखती रही। आरव ने विक्रम को मैन हॉल में पड़े एक धूल भरे सोफे पर बैठाया और नेहा को आवाज देकर कहा, क्या हुआ नेहा, इधर आओ, वहां क्यों खड़ी हो? नेहा जल्दी से उसके पास आई और बोली, यह जगह बहुत ज्यादा डरावनी है, क्या सारी हॉन्टेड जगहें ऐसी ही होती हैं? आरव हल्के से हंसकर बोला, हर बार नहीं, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। यह कई सालों से बंद पड़ा है, इसलिए इसकी हालत और खराब हो गई है। पर हाँ, भूतिया जगहों में बंद, धूल भरा और जालों से भरा माहौल आम ही होता है। नेहा ने विक्रम की ओर देखा और बोली, इन्हें अभी भी होश नहीं आया, हमें पानी चाहिए। आरव बोला, हाँ 1 मिनट, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। आरव तुरंत बाहर कुएं की ओर गया। उसने कुएं में झांका तो भीतर उसे पानी दिखा। उसके चेहरे पर थोड़ी राहत उभरी कि कुआं सूखा नहीं था, पर पानी निकालने के लिए कोई बर्तन नहीं था। उसने आसपास तलाश की, पर कुछ नहीं दिखा। तभी अचानक उसके पीछे किसी चीज के घसीटने की आवाज आई। आरव ने पलटकर देखा, उसके ठीक सामने एक बाल्टी थी। यह देखकर वह घबरा गया, क्योंकि अभी वह इसी रास्ते से गुजर कर आया था और वहां कोई बाल्टी नहीं थी। मन में डर होने के बावजूद उसने खुद को शांत किया और बाल्टी उठा ली। उसने कुएं से पानी निकालकर बोतल भरी और फिर अंदर चला गया। ठंड तो थी, लेकिन मैंशन के माहौल ने आरव और नेहा दोनों को पसीने से तर कर दिया था। दोनों ने थोड़ा पानी पिया और कुछ ही देर बाद विक्रम को भी होश आ गया, पर उसके सिर में तेज दर्द था। आरव ने पूछा, तू ठीक है ना? अगर तबीयत खराब थी तो बोल देता, तुझे यहां आने की जरूरत नहीं थी। विक्रम ने धीमे स्वर में कहा, मेरी तबीयत ठीक थी, पता नहीं जैसे ही मैं कार से नीचे उतरा मुझे सब चक्कर जैसा लग रहा था जैसे पूरा मैंशन घूम रहा है, और फिर मैं बेहोश हो गया। आरव ने कहा, ठीक है, अब हमें अपना काम शुरू करना चाहिए। विक्रम और नेहा ने सिर हिलाया और चारों ओर नजर घुमाई। उस समय मैंशन में सिर्फ टॉर्च की रोशनी थी। नेहा ने टॉर्च मेज पर रख दी थी। रोशनी जहां तक जा सकती थी वे लोग उतना ही देख पा रहे थे, लेकिन अभी उन्हें पूरा मैंशन खंगालना था, हर कमरे को देखना था। आरव ने नेहा से कहा, नेहा मेरी बात ध्यान से सुनो, आज तुम पहली बार हमारे साथ आई हो। आरव चौहान ने कहा कि वह तुम्हें कुछ जरूरी नियम बताने जा रहा है
और इन नियमों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। पहला नियम यह है कि इस मैंशन के अंदर तुम्हें कोई धुंधला साया दिखाई दे सकता है, या कोई अजीब सी परछाई अचानक पास से गुजर सकती है, या फिर बिना किसी कारण के तुम्हें बेचैनी महसूस होने लगे। लेकिन तुम अपने मन पर पूरा नियंत्रण रखोगी। तुम्हें अपने डर को अपने चेहरे पर नहीं आने देना है। वह जानता है कि हर इंसान के भीतर ताकत और कमजोरी दोनों होती हैं, और तुम लड़की हो, इसलिए शायद ऐसी चीजें देखकर तुम्हें घबराहट भी हो सकती है। लेकिन घबराहट होने के बावजूद तुम्हारे चेहरे पर उसकी झलक बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि अदृश्य शक्तियां इंसान की कमजोरी का फायदा उठाकर ही हावी होती हैं। अगर तुमने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया तो वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। तुम्हें केवल हिम्मत से काम लेना होगा। दूसरा नियम यह है कि अगर तुम्हारे सामने कुछ ऐसा दिखाई दे जो तुम्हें संदिग्ध लगे, या तुम्हें अचानक ऐसा एहसास हो कि कोई तुम्हारे बेहद करीब खड़ा है, तो तुम्हें तुरंत भगवान का स्मरण करना है। भले ही हम यहाँ वैज्ञानिक तरीके से भी आत्मिक उपस्थिति को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखो, आत्मा विज्ञान की चीज नहीं बल्कि प्राकृतिक तत्व है, और ऐसी शक्तियों को संभालना भी केवल प्राकृतिक तरीके से ही संभव है। तुम यह भी जानती हो कि मैं तंत्र साधना सीख रहा हूं। तंत्र प्रणाली विज्ञान से कहीं आगे की विद्या है। तुम्हारा मन तभी स्थिर रह सकेगा जब तुम ईश्वर पर भरोसा रखोगी। इसलिए यदि तुम्हें कभी भी खतरे का अंदेशा हो तो तुम्हें अपने इष्ट देव को पुकारना होगा। कोई मंत्र जप लेना या मन ही मन प्रार्थना कर लेना, सब ठीक हो जाएगा। आरव ने यह बातें नेहा कश्यप को समझाते हुए कहा ही था कि अचानक फिर से टॉर्च अपने आप बंद हो गई और नेहा घबराकर उछल पड़ी। आरव बोला, नेहा शांत रहो, कुछ नहीं हुआ है, लगता है टॉर्च में ही खराबी है। वह अंधेरे में टॉर्च को हाथ से ढूंढते हुए बोलता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि टॉर्च तो मेज पर है ही नहीं। वह पूरी टेबल पर हाथ फेर कर देखता है, लेकिन कहीं नहीं मिलती। उसे लगता है शायद टॉर्च नीचे गिर गई होगी, लेकिन इतनी घोर अंधियारी में वह उसे ढूंढ कैसे पाता। इसीलिए वह बैग से दूसरी टॉर्च निकालने ही वाला था कि तभी अचानक रोशनी फिर जल उठती है। मगर इस बार रोशनी टेबल या फर्श से नहीं बल्कि कमरे के दरवाजे से आ रही थी। तीनों की नजर जैसे ही दरवाजे पर पड़ी, वे हैरान रह गए, क्योंकि जो टॉर्च उनकी मेज पर थी वह अब दरवाजे की दहलीज पर पड़ी थी। नेहा हैरानी से बोली, आरव, ये टॉर्च यहां कैसे पहुंच गई? क्या तुम? आरव बोला, अरे नहीं, मैं तो यहीं बैठा था। फिर उसने विक्रम मलिक की ओर देखकर पूछा, विक्रम, क्या तुमने? विक्रम बोला, नहीं भाई, मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं देख पाया। मुझे तो लग रहा है यह मैंशन कुछ ज्यादा ही अशुभ है। आरव ने कहा, जो भी हो, हमें इस जगह की आत्मा का सामना करना पड़ेगा। हमें उससे भिड़ना ही होगा। आरव धीरे धीरे दरवाजे के पास रखी जलती टॉर्च की ओर बढ़ता है और कहता है, कौन है यहाँ? सामने आओ। नेहा तुरंत डर के मारे विक्रम के पास खड़ी हो गई। विक्रम बोला, मैडम, इतना डर कर काम नहीं चलेगा, थोड़ा हिम्मत दिखाइए। यह सुनकर नेहा वहां से हटकर फिर आरव के पास खड़ी हो गई। आरव उसकी हालत समझ रहा था, इसलिए उसने नेहा का हाथ पकड़कर उसे भरोसा दिलाया। कुछ पल शांत रहते हैं, फिर आरव विक्रम से कहता है, विक्रम, इंफ्रारेड थर्मामीटर निकालो। विक्रम सोफे के पास बैग ढूंढता है, लेकिन वहां बैग था ही नहीं। वह बोला, बैग शायद गाड़ी में ही रह गया। आरव कहता है, हम तुम्हें उठाते उठाते बैग लाना भूल गए, जा सकते हो? विक्रम बोला, हाँ, जा रहा हूं। विक्रम बैग लेने गाड़ी की ओर गया, पर जैसे ही वह लौट कर आया, उसने देखा कि जो दरवाजे अभी खुले थे वे अब अंदर से बंद थे। विक्रम को समझ नहीं आया कि आरव ने इन दरवाजों को बंद क्यों किया होगा। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। उधर आरव टॉर्च उठाकर कमरे के भीतर चला जाता है। यह कमरा एक पुराना बेडरूम था। टूटा हुआ लकड़ी का पलंग, फटा हुआ गद्दा, बिखरी चीजें, हर जगह मोटे मोटे जाले। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी जिसमें एक पुरुष और महिला की फोटो थी। नेहा भी उसके पीछे कमरे में चली आई और वह भी सब कुछ ध्यान से देख रही थी। आरव चीजों को उठाकर जांच रहा था। तभी उसकी नजर दरवाजे पर खड़े विक्रम पर पड़ी। विक्रम बिल्कुल खामोश खड़ा था। आरव बोला, विक्रम, तू अभी तक यहीं है? तुझे कहा था ना, जाकर बैग ले आ। यह सुनकर विक्रम बिना कुछ कहे वहां से मुड़ गया, लेकिन अगले ही क्षण आरव और नेहा ने सुना, मुख्य दरवाजा कोई जोर जोर से पीट रहा है। नेहा घबराकर बोली, यह आवाज कहां से आ रही है? आरव बोला, शायद बाहर से। दोनों तुरंत हॉल में जाते हैं
और देखते हैं कि कौशल्या मैंशन का मुख्य दरवाजा हिल रहा था, जैसे कोई बाहर से उसे पीट रहा हो। आरव बोला, मैं देखता हूं। नेहा उसके साथ साथ उसी ओर चलने लगी। जैसे ही आरव चौहान ने दरवाजा खोला, सामने विक्रम मलिक खड़ा मिला। विक्रम नाराज स्वर में बोला, क्या बात है, तूने दरवाजा बंद क्यों किया? ऐसी जगह पर खुद को कमरे में बंद कर लेना कोई समझदारी है क्या? आरव थोड़ा चौंका और बोला, कौन सा दरवाजा? मैंने तो बस। और तू तो अभी कुछ देर पहले ही बाहर गया था। विक्रम ने अजीब सा मुंह बनाकर आरव की तरफ देखा और बोला, हाँ, बाहर ही गया था, लेकिन तूने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया और मैं कब से खटखटा रहा हूं, किसी ने सुना ही नहीं। ये ले, बैग निकाल, इसमें से जो चाहिए निकाल ले। आरव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे का भाव बता रहा था कि उसने जो ऊपर देखा था वह असली विक्रम नहीं, बल्कि उसकी शक्ल में मौजूद कोई परछाई थी। नेहा कश्यप भी यह बात महसूस कर चुकी थी, लेकिन उसने वही किया जो आरव ने समझाया था, डर को चेहरे पर नहीं आने देना। आरव ने बैग से इंफ्रारेड थर्मामीटर निकाला। यह वही उपकरण था जो तापमान में मामूली बदलाव को भी तुरंत पकड़ लेता है। नेहा ने पूछा, आरव, यह क्या करता है? आरव ने कहा, यह तापमान नापता है। जहां भी आत्माएं होती हैं, वहां का तापमान सामान्य से नीचे रहता है। पहले यहां का तापमान देखते हैं, फिर हर हिस्से की जांच करेंगे। थर्मामीटर ने उस जगह का तापमान 16 डिग्री दिखाया। फिर वे धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े जहां टॉर्च मिली थी। वहां सब कुछ पहले जैसा ही था और हर कोने में तापमान 16 डिग्री ही मिला। आरव बोला, मुझे तो यहां कुछ असामान्य नहीं दिखता, आगे देखना होगा। कौशल्या मैंशन के उस हॉल में नीचे की ओर कुल 4 कमरे बने थे और ऊपर की ओर 3। आरव, विक्रम और नेहा अब दूसरे कमरे में गए। कमरा बिल्कुल खाली था और दीवारों पर बच्चों की तरह बनाई हुई अजीब ड्राइंग्स थीं। थर्मामीटर ने यहां भी 16 डिग्री ही दिखाया। विक्रम बोला, चलो अगले में देखते हैं। नेहा ने सवाल किया, लेकिन हम कैसे माने कि यह थर्मामीटर सच में आत्मा वाली जगह बता देगा? हो सकता है वह हमें देख रही हो और जहां हम जाएं वह वहां से हट जाती हो। फिर? आरव ने शांत स्वर में कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिस जगह वह आत्मा सबसे ज्यादा रहती है, वहां तापमान हमेशा गिरा रहता है, चाहे वह वहां मौजूद हो या ना हो। जब हमें उसका स्थायी स्थान मिल जाएगा, तभी हम उससे संपर्क कर पाएंगे। तीसरा कमरा एक स्टडी रूम था। चारों तरफ किताबें बिखरी थीं। तापमान फिर वही 16 डिग्री। फिर वे चौथे कमरे में गए जो एक किचन था। वहां भी सब सामान्य मिला। थककर वे हॉल में आकर सोफे पर बैठ गए। आरव ने थर्मामीटर मेज पर रखकर कहा, नीचे तो कुछ नहीं है, ऊपर देखना पड़ेगा। तभी उसे याद आया कि विला के बाहर खड़े होकर उसने ऊपर की खिड़की पर किसी साए को झांकते देखा था। उसी क्षण थर्मामीटर अचानक तेज आवाज में बीप करने लगा। सभी ने एक साथ मीटर की स्क्रीन देखी। तापमान तेजी से नीचे जा रहा था और देखते ही देखते माइनस में पहुंच गया। आरव चौकन्ना होकर आसपास देखने लगा। मीटर गर्म होता जा रहा था, गर्म और इतना गर्म कि कुछ सेकंड बाद जोर की आवाज के साथ फट गया। अचानक हुए धमाके से नेहा डरकर चीख पड़ी। विक्रम ने उसे पकड़ा ही था कि ऊपर से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आने लगी। आरव तुरंत नेहा की तरफ मुड़ा। नेहा, तुम ठीक हो? नेहा ने कांपती आवाज में सिर हिलाकर हां कहा। आरव बोला, ठीक है, हमें जल्दी से ऊपर जाना होगा। तीनों तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की ओर दौड़ पड़े। सीढ़ियों के ठीक सामने बना हुआ कमरा, जिसका दरवाजा खुला तो था, लेकिन मोटे मोटे मकड़ी के जालों ने उसे मानो बंद कर ही दिया था। उसी कमरे से अजीब सी आवाजें लगातार आ रही थीं। तीनों उसी दरवाजे के बाहर खड़े थे और उनके कानों में अब भी सीढ़ियों पर किसी के बार बार चलने का शोर गूंज रहा था। जब उन्होंने पलटकर सीढ़ियों की ओर देखा, वह ठक ठक की आवाज लगातार जारी थी, जैसे कोई ऊपर नीचे लगातार चढ़ता उतरता जा रहा हो। आरव चौहान ने धीमे स्वर में कहा, डोंट वरी, कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। चलो पहले इस कमरे को देखते हैं। आरव और विक्रम मलिक ने हाथों से जालों को हटाना शुरू किया, जो काफी मेहनत के बाद हट पाए। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, उन्हें दीवारों पर हर तरफ ताजे खून की छींटें दिखाई दीं। ये देखकर तीनों बिल्कुल सन्न रह गए, क्योंकि जिस कमरे पर इतने पुराने जाले हों, वहां इतना ताजा खून कैसे हो सकता है? इन जालों को बनने में ही सालों लगे होंगे। नेहा कश्यप ने खून की बदबू और ताजगी महसूस की और उसके चेहरे पर डर साफ झलकने लगा।
आरव ने नेहा की ओर देखते हुए कहा, नेहा, तुम्हें मेरी बात याद है ना? नेहा बोली, हाँ आरव, मुझे याद है। कमरे के अंदर एक टूटा फूटा बेड पड़ा था, उस पर भी ढेरों खून के धब्बे थे। आरव ने टॉर्च से रोशनी डालकर जब इन धब्बों को देखा तो धीरे धीरे वे लाल से काले होते हुए बदलने लगे। उसी समय नेहा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। उसने तुरंत झटका देकर अपना हाथ छुड़ाया और बराबर में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। नेहा धीमी आवाज में बोली, आरव, अब क्या? आरव ने अपना बैग उतारा, उसमें से एक काला धागा निकाला और कुछ मंत्र जैसा बुदबुदाने लगा। फिर उसने विक्रम के बैग से 4 कीलें निकाली और उस काले धागे को तोड़कर हर कील पर बांधने लगा। इसी बीच नेहा की नजर अचानक कमरे में लगे आईने पर पड़ी। आईने में वह खुद को बेहद सुंदर देख रही थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही वह बिल्कुल पास पहुंची, वह बुरी तरह डर गई, क्योंकि आईने में उसके कंधे पर एक भयानक सी लड़की बैठी दिखी। उसके पैरों से खून बह रहा था, उंगलियों के नाखून बेहद लंबे थे और चेहरा उलझे बालों से ढका हुआ था। नेहा चीख भी नहीं पाई और सीधा जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। उसके गिरते ही आरव और विक्रम का ध्यान उसकी तरफ गया। विक्रम घबरा गया। ओह माय गॉड, नेहा को क्या हुआ? आरव तेजी से उसका सिर पकड़े बैठ गया। विक्रम ने उसके चेहरे पर पानी छिड़का, जिससे नेहा अचानक अजीब तरह से अपनी आंखें खोलने लगी। उसकी आंखों के उस विचित्र अंदाज को देखकर विक्रम खुद थोड़ा पीछे हट गया। नेहा खांसने लगी और पानी मांगा। आरव बोला, नेहा, खुद को संभालो, इस तरह कमजोर पड़े तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारी जान भी खतरे में है। विक्रम ने उसे पास की एक कुर्सी पर बैठाया और फिर आरव की मदद करने लगा। अचानक कमरे की खिड़की तेज धमाके के साथ खुल गई और उसी पल आरव की नजर उस साए की याद पर चली गई जो उसने कौशल्या मैंशन के बाहर से देखा था। अब उसे समझ आ गया, यही वह कमरा है जिसमें आत्मा का बसेरा है। आरव ने विक्रम से कहा, विक्रम, जल्दी से हथौड़ी दो। विक्रम ने तुरंत बैग से एक छोटी हथौड़ी निकालकर उसे थमा दी। आरव चारों कोनों में कीलें ठोकने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने पहली कील लगाने की कोशिश की, दीवार से खून बहने लगा। यह देखकर विक्रम घबरा गया। आरव, यह जगह बहुत डेंजर लग रही है, क्या करें? यहां से निकल चलें? आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। शिवनारायण तिवारी जी को क्या जवाब देंगे? वे जानते हैं कि यहां दुष्ट आत्मा का वास है, और मैं यह भी नहीं कह सकता कि हमें कुछ नहीं मिला या मैंने आत्मा का अंत कर दिया। मैं झूठ नहीं बोल सकता। दोनों बातें कर ही रहे थे कि खिड़की जोर जोर से अपने आप बजने लगी। हैरानी की बात यह थी कि कमरे के अंदर या बाहर कहीं भी हवा नहीं चल रही थी, फिर भी खिड़की लगातार धड़ाधड़ हिल रही थी। आरव और विक्रम खिड़की को घूर रहे थे कि तभी आरव की नजर कुर्सी पर बैठी नेहा पर गई और वह दंग रह गया। नेहा बेहद अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब दानवी चमक थी। आरव चौहान को अब भीतर तक बेचैनी होने लगी। उसे याद आया कि नेहा कश्यप अभी तक जरा सी भी आवाज सुनकर कांप जाती थी, लेकिन अब वह खुलती खिड़कियों की थरथराहट देखकर मुस्कुरा रही थी। आरव हिचकते हुए उसकी ओर बढ़ने ही वाला था कि अचानक कौशल्या मैंशन के बाहर से किसी लड़की के भयानक चीखने की तेज आवाज गूंज उठी। आरव नेहा की ओर जाने के बजाय सीधे खिड़की के पास पहुंचा। विक्रम मलिक भी डरते डरते खिड़की से बाहर झांकने लगा। चीखें लगातार गूंज रही थीं, लेकिन उन्हें वहां कोई भी इंसानी साया नजर नहीं आ रहा था। विक्रम बुदबुदाया, यार, ये आवाज बाहर से ही आ रही है। आरव ने धीमी आवाज में कहा, आत्मा पूरी तरह जाग चुकी है। अब अगर हमने उसे तुरंत काबू नहीं किया तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। वो हम तीनों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। आरव जल्दी जल्दी अपने बैग से तांत्रिक क्रिया का सामान निकालने ही वाला था कि उसकी नजर अचानक कुर्सी की ओर गई। जिस कुर्सी पर नेहा बैठी थी वह अब खाली थी। आरव घबराकर बोला, विक्रम, नेहा कहाँ गई? विक्रम भी चौंक गया और कुर्सी की तरफ देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता, अभी तो यहीं थी। आरव हड़बड़ाकर बोला, उसे ढूंढो, उसकी जान खतरे में है। दोनों तुरंत बाहर की तरफ भागे। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही उन्होंने देखा कि नेहा तो नीचे खड़ी है और धीमे कदमों से किचन की तरफ बढ़ रही है। आरव ने घबराहट में आवाज लगाई, नेहा, रुको, कहां जा रही हो? नेहा ने झटके से गर्दन घुमाई। उसकी मुस्कान लंबी, अस्वाभाविक और बेहद डरावनी थी। इस बार विक्रम ने भी अपनी आंखों से वो मुस्कान साफ देख ली। नेहा बिना कुछ बोले किचन की ओर चली गई। आरव और विक्रम सिर्फ एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए।
डर दोनों की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। विक्रम कांपते हुए बोला, यार आरव, सच में नेहा की जान खतरे में है, अब क्या करना है? आरव ने गहरी सांस लेकर कहा, सबसे पहले तो उसे पकड़ो। दोनों तेजी से किचन में घुसे। अंदर का नजारा देखकर दोनों रुक गए। नेहा चाकू से सेब काट रही थी। इतने पुराने कौशल्या मैंशन में एक ताजा सेब देखा जाना ही अजीब था। अगले ही पल आरव ने कुछ ऐसा देखा कि उसकी रूह कांप गई। जैसे जैसे सेब के टुकड़े गिर रहे थे, वे तुरंत काले पड़ते जा रहे थे, मानो कुछ सेकंड में ही सड़ रहे हों। आरव ने धीरे से कहा, नेहा, चलो, यहां से बाहर चलो, यहां रुकना सही नहीं है। नेहा ने फिर झटके से सिर उठाया। उसकी आंखें बेहद फैल चुकी थीं। फिर वह धीरे धीरे शैतानी मुस्कान देते हुए चाकू से अपनी ही उंगली को काटने लगी। आरव डर के मारे आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने बिजली की तेजी से आरव के कंधे पर काट लिया। आरव दर्द से चीख उठा। विक्रम तुरंत कूदकर नेहा को आरव से दूर खींचता है, लेकिन नेहा इतनी तेज हंसने लगी कि उसकी हंसी पूरे मैंशन में गूंज उठी। विक्रम हांफते हुए बोला, आरव, मुझे लगता है नेहा में कुछ समा गया है, तुम इससे दूर रहो। आरव ने गुस्से और डर के मिश्रण वाली आवाज में कहा, देखो, तुम जो भी हो, अपने असली रूप में आओ और मेरी दोस्त का शरीर छोड़ दो। तुम्हारे लिए यही बेहतर है, वरना तुम जानती नहीं हो कि मैं क्या कर सकता हूं। यह सुनते ही नेहा और जोर से पागलों की तरह हंसने लगी। आरव और विक्रम एक दूसरे को देखकर सन्न रह गए। अचानक नेहा ने हंसना बंद कर दिया। उसका चेहरा विकृत होकर गुस्से से भर गया। फिर वह धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगी। आरव और विक्रम शर्म और डर से एक साथ मुड़कर बाहर भाग गए। विक्रम लगभग रोते हुए बोला, अब हम नेहा को कैसे बचाएंगे? आत्मा को तो हम ढूंढ रहे थे, लेकिन उसने तो नेहा का शरीर ही पकड़ लिया। आरव ने दांत भींचते हुए कहा, मैंने नेहा को कहा था कि वह बिल्कुल भी न डरे, अपने चेहरे पर डर आने ही न दे। यह सब उसी का परिणाम है। आरव चौहान, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। इस बार आती हुई आवाज ऊपर वाले कमरे से ही सुनाई दे रही थी। विक्रम, मलिक और आरव बिना कोई और बात सोचे तेजी से उसी कमरे में पहुंचते हैं जहां उन्हें पहले खून के छींटे दिखाई दिए थे। वे देखते हैं कि नेहा कश्यप कमरे की खिड़की में, जो बिल्कुल सामने की ओर थी, अपने दोनों पैरों को बाहर लटकाकर बैठी हुई है। उस समय नेहा पूरी तरह निर्वस्त्र थी। आरव और विक्रम को समझ ही नहीं आता कि वे अपनी नजरें झुकाएं या नेहा को बचाने की कोशिश करें। आरव घबरा कर बोला, नेहा, ये तुम क्या कर रही हो? पैर उधर क्यों कर रखे हैं? देखो, नीचे आ जाओ, ये ठीक नहीं है, गिर जाओगी। नेहा कोई जवाब नहीं देती। आरव अपनी जैकेट उतारता है और धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाता है। इधर विक्रम धीरे धीरे पीछे हटने लगता है और कमरे से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन आरव लगातार नेहा से बात करते हुए कहता है, देखो, मैं जानता हूं कि तुमने मेरी दोस्त के शरीर पर कब्जा कर लिया है। मैं अभी भी तुम्हें चेतावनी देता हूं, इसके शरीर को छोड़ दो। बताओ, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? तुम क्यों तकलीफ में हो? यहां आने वाले लोगों को क्यों मार देती हो? तुम कौन हो, मुझे बताओ। तभी नेहा एक गुर्राती गहरी आवाज में कहती है, नहीं बताऊंगी कि मैं कौन हूं। यह सुनते ही आरव को पूरा यकीन हो जाता है कि आत्मा एक महिला है। वह ठंडी सांस लेकर कहता है, लेकिन क्यों? बोलो, तुम्हें बताना चाहिए। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? आखिर तुम्हारी आत्मा इतनी बेचैन क्यों है? नेहा अपने दोनों पैर खिड़की से वापस भीतर खींच लेती है। आरव जैसे ही उसका चेहरा देखता है, वह दंग रह जाता है। चेहरे पर कई जगह कट के निशान थे। होंठ और मुंह खून से भरे हुए थे। बाल बुरी तरह बिखरे, रूखे और अस्त व्यस्त थे। एक पल के लिए आरव को लगा कि यह लड़की नेहा है ही नहीं। आत्मा ने कुछ ही पलों में उसका इतना भयानक हाल कर दिया था। लेकिन जैसे ही आरव शर्म के कारण अपनी नजरें नीचे करता है, नेहा अचानक मुस्कुराने लगती है। फिर वह गुस्से भरी आवाज में चिल्लाती है, नजरें नीचे क्यों करता है? ऊपर देख, आ मेरे पास, मैं तेरा अंत करूंगी। आरव समझ नहीं पाता कि उसे क्या कहना चाहिए। वह आंखें झुकाए हुए ही बोला, देखो, यह सब ठीक नहीं है। मैं फिर भी कहता हूं, इसके शरीर को छोड़ दो। नेहा गुर्राकर बोली, नहीं छोड़ूंगी, कर ले जो करना है। इतना बोलते ही नेहा उलटी हो जाती है और खिड़की से सीधे नीचे कूद जाती है। आरव चीखते हुए उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह नीचे झांकता है, देखता है कि नेहा हवा में ही लटकी हुई है और उसे देखकर जोर जोर से पागलों की तरह हंस रही है। आरव यह दृश्य देखकर अपने सीने को पकड़ लेता है। वह बुरी तरह सहम चुका था।
तभी अचानक नेहा का शरीर झटके से नीचे गिरता है, लेकिन उसी पल विक्रम दौड़कर नेहा को पकड़ लेता है। यह देखकर आरव के शरीर में जैसे जान लौट आती है। वह अपनी जैकेट ऊपर से नीचे फेंक देता है। विक्रम तुरंत नेहा के शरीर को ढक देता है। आरव तेजी से नीचे भागकर आता है। वह देखता है कि कौशल्या मैंशन के दरवाजे पूरी तरह खुले हुए हैं, लेकिन जैसे ही वह खुद दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, दरवाजा अचानक जोर से बंद हो जाता है। आरव गुस्से में पैर पटकता है। उसी समय बाहर की तरफ से विक्रम भी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रहा था। आरव हिम्मत जुटाकर दोबारा अपने बैग में हाथ डालता है। इस बार वह रुद्राक्ष की माला निकालकर अपने दाहिने हाथ में लपेट लेता है। फिर वह अपने जूते उतारकर नंगे पैर जमीन पर खड़ा हो जाता है। उसके शरीर की मुद्रा बिल्कुल वैसी बन जाती है जैसे कोई किसी अदृश्य शक्ति के आगे नतमस्तक हो रहा हो। वह मंत्रों का जाप शुरू करता है, लेकिन तभी मैंशन का मुख्य दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और विक्रम जमीन पर घसीटता हुआ अंदर की ओर खींच लिया जाता है। जैसे ही आरव की नजर बाहर पड़ती है, वह देखता है कि नैनीताल उत्तराखंड के चारों तरफ तेज आंधी चल रही है। अगले ही पल दरवाजा फिर अपने आप बंद हो जाता है। आरव दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं होता। उधर विक्रम की दर्द भरी कराह से आरव का ध्यान उसकी तरफ जाता है। हर बार जैसे ही आरव किसी तांत्रिक क्रिया को पूरा करने वाला होता, कुछ ऐसा जरूर होता कि उसे रुकना पड़ जाता। इस बार भी वही हुआ। वह विक्रम के सिर से बहते खून को साफ करने लगता है। विक्रम घबराकर बोला, नेहा, नेहा ऊपर है, वह हमें मार देगी। आरव चौंक कर बोला, क्या वह फिर ऊपर खुद चली गई? विक्रम हांफते हुए बोला, हाँ, मैंने उसे पकड़ लिया था। जैसे ही मैंने उसे जैकेट पहनाई, उसने मुझे जोर से धक्का दे दिया और खुद हवा में उड़कर फिर वापस खिड़की पर जा बैठी। मैं तेरे पास आने ही वाला था कि अचानक एक अदृश्य शक्ति ने मुझे अपनी ओर खींच लिया और इस मैंशन के भीतर ले आई। आरव चौहान सोचता है, समझ नहीं आ रहा कि इस आत्मा को कैसे काबू में लाऊं। जब भी मैं कोई तांत्रिक क्रिया करने जाता हूं, यह लगातार बाधा डालती है। आरव और विक्रम मलिक यही सोच ही रहे थे कि अचानक उनके कानों में चूड़ियों के टूटने की तेज आवाजें गूंजने लगीं। देखते ही देखते सीढ़ियों से कई चूड़ियां टूटकर नीचे गिरने लगीं। आरव ऊपर की ओर नजरें डालता है, पर किसी का अक्स नहीं दिखाई देता। विक्रम कहता है, आरव, इन सब पर ध्यान मत दे। जो करना है करो। यह सब सिर्फ हमारा ध्यान भटकाने के लिए है। आरव सिर हिलाता है और फिर उसी मुद्रा में खड़ा होकर मंत्रों का जाप जारी रखता है। इस दौरान मैंशन के भीतर अलग अलग अजीब आवाजें आने लगी। चूड़ियों का टूटना, फल और सब्जियों का कटना, गिलास का गिरना। लेकिन आरव अपना ध्यान नहीं भटकने देता। तभी ऊपर के कमरे से नेहा कश्यप गुस्से में सीढ़ियों से नीचे आती है। वह अजीब तरह से चल रही थी। उसके पैर आधे मुड़े हुए थे, जैसे वह खुद को रोक ना पा रही हो। जब नेहा ने सीढ़ियों की ग्रिल पकड़ी तो उसकी आवाज बदली हुई थी। वह चिल्लाती है, कौन है तू? यहां से चला जा, मेरी बेटी को छोड़ दे। आरव कोई जवाब नहीं देता, बस मंत्रों का उच्चारण जारी रखता है। नेहा फिर कहती है, चला जा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगी। उसकी आवाज में बेबसी थी। यह पहले सुनाई गई आवाज से बिल्कुल अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे नेहा के शरीर में किसी और की आत्मा भी निवास कर गई हो। आरव का ध्यान भटकता है, पर उसने मंत्रों का उच्चारण नहीं छोड़ा। दिमाग में उठ रहे सवालों का सिलसिला चलता है। क्या यहां दो आत्माएं हैं? यह दूसरी आवाज किसकी है? धीरे धीरे नेहा की आंखों की पुतलियां काले से ग्रे रंग की होने लगीं। चेहरे की नसें पारदर्शी दिखाई देने लगीं। वह जबरदस्ती सीढ़ियों की ग्रिल पकड़कर ऊपर रहना चाहती थी, पर उसके पैर अनजाने में एक एक सीढ़ी पार कर रहे थे। आरव मंत्र पढ़ता रहा। तभी नेहा जोर से चिल्लाई, इतना जोर कि आरव की आवाज भी दब गई और किचन से एक चाकू हवा में उछलकर विक्रम के दाहिने हाथ पर लग गया। विक्रम दर्द से चिल्लाया। आरव की आंख खुली। उसने देखा कि उसका दोस्त जमीन पर तड़प रहा है और नेहा एक भयानक चेहरा लिए नीचे आ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अब उसने मंत्रों का उच्चारण बदल दिया। कुछ ही क्षण में नेहा सीढ़ियों पर बेहोश होकर गिर पड़ी। आरव तुरंत विक्रम को उठाता है और उसके हाथ से चाकू निकालता है। घबराते हुए वह कहता है, विक्रम, चिंता मत कर, मैं संभाल लेता हूं। विक्रम बोला, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, तू अपना काम कर, हम यहां से ऐसे सुरक्षित नहीं निकल सकते। आरव पास पड़ी गंदी चादर से विक्रम का हाथ बांध देता है ताकि खून बहना बंद हो जाए।
फिर वह तेजी से नेहा को नीचे लाकर सीढ़ियों की ग्रिल से बांध देता है। विक्रम भी जितना संभव था मदद करता है। आरव कहता है, विक्रम, ऊपर वाले कमरे की खिड़की बंद कर, यह आत्मा वहीं पसंद करती है। अगर वह वहां पहुंच गई तो इसकी शक्ति बढ़ जाएगी। हमें इसे किसी भी तरह वहां जाने से रोकना है। इसके बाद आरव अपने बैग से एक छोटा डिब्बा निकालता है जिसमें हल्दी और सिंदूर था। वह इसे मिलाकर नेहा के माथे पर लगाता है। फिर वह थोड़ा सरसों का तेल लेकर उसके पैरों के तलवों पर मलता है। आरव पूरी तरह तंत्र विद्या में माहिर नहीं था, इसलिए उसके पास हमेशा एक किताब रहती थी। यह किताब तंत्र मंत्र की दुनिया पर आधारित थी, जिसमें श्लोक और ऐसी विधियां लिखी थीं जिससे आत्मा को मोक्ष दिलाया जा सकता है। आरव किताब खोलता है और मंत्र पढ़ने लगता है। धीरे धीरे नेहा होश में आने लगती है। सबसे पहले तेज तेज सांस लेने लगती है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है वह अपना मुंह चौड़ाकर जोर से चिल्लाती है। जैसे ही वह जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है, उसके मुंह से खून की धार बहने लगती है। आरव चौहान की नजर नेहा कश्यप के नाखूनों पर पड़ती है, जो पूरी तरह काले हो चुके थे। नेहा अपने बंधन से खुद को छुड़ाने की हर संभव कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। आरव फिर सिंदूर को हल्का गीला करता है और अंगूठे पर लगाकर नेहा के माथे पर दबा देता है। वह कहता है, तुम्हें बताना होगा कि तुम कौन हो और यह जगह छोड़ने क्यों नहीं आ रही। नेहा अब रोने लगती है। धीरे धीरे उसका शरीर सामान्य होने लगता है। नेहा अपनी सामान्य आवाज में कहती है, मैं मोहिनी हूं, मोहिनी बत्रा। यह कौशल्या मैंशन मेरा है। इसे मेरे पापा ने मेरे लिए बनवाया था। शहर से दूर इस शांत माहौल में यह विला अपने समय का सबसे खूबसूरत विला था। मैं अपने परिवार के साथ यहाँ अक्सर गर्मियों में समय बिताती थी। इसके अलावा पापा के बहुत करीबी दोस्त रामविलास यहाँ की देखभाल करते थे। वह पास के गांव के जमींदार के बेटे थे। इस विला की देखभाल के बदले पापा उन्हें अच्छी खासी तनख्वाह दिया करते थे। यह विला शुरू में विला नहीं था, यह मेरे परदादा के जमाने की हवेली थी। जब मेरे परिवार में मेरा जन्म हुआ तब मेरे दादाजी ने इसे मेरे पिताजी के नाम कर दिया। हमारी पीढ़ियों में कई सालों बाद एक लड़की के जन्म पर दादाजी ने हवेली को पिताजी के नाम समर्पित कर दिया। लेकिन हवेली पुराने जमाने की थी और उसमें नई चमक नहीं थी, इसलिए पिताजी ने हवेली का कुछ हिस्सा तोड़वाकर इसे विला बनाया और मुझे यह बहुत पसंद आया। मैं अधिकतर गर्मियों में ही यहाँ आती थी। मुझे वह साल आज भी याद है। उस साल मैं हमेशा की तरह गर्मियों में नहीं आई थी, बल्कि ठंड के समय यहाँ भेजी गई थी। कुछ महीनों से तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे टीबी हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि प्राकृतिक वातावरण में रहना मेरी बीमारी के लिए अच्छा होगा। जितनी शुद्ध हवा मैं लेती उतनी जल्दी बीमारी ठीक होती। इसलिए पापा ने मुझे कुछ महीनों के लिए यहाँ भेजा। लेकिन ठंड के समय यहाँ पाकर रामविलास जी के चेहरे पर चिंता थी। उस समय हमें उनकी चिंता का कारण समझ नहीं आया। हमें लगा शायद साफ सफाई ठीक नहीं हुई होगी, इसलिए उनकी अचानक चिंता देखकर हम घबरा गए। लेकिन कौन जानता था कि आगे क्या होने वाला है। इतना कहकर नेहा चुप हो जाती है। आरव चौहान पूछता है, क्या हुआ था? तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ? नेहा कहती है, हम दोपहर के समय यहाँ पहुंचे थे। फ्रेश होने के बाद मैं और मेरी माँ सो गए। जब आंख खुली अंधेरा हो चुका था। माँ ने रामविलास जी से खाने का इंतजाम करने को कहा। रामविलास विला से बाहर गया और 2 घंटे बीत चुके थे। अभी तक वह नहीं लौटा। मुझे और माँ को उसकी चिंता हुई। माँ ने कहा, पता नहीं रामविलास को कुछ हो गया तो? मैंने कहा, नहीं, वह ठीक है। हो सकता है किसी काम में व्यस्त हों। परेशान मत हो, वह आ जाएंगे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर डोरबेल भी बज रही थी। मैं माँ से कहती हूँ, लो आ गए चाचा। जल्दी से दरवाजा खोलने गई। बाहर देखा तो 2 आदमी थे जो हंसकर बातें कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनके चेहरे की हंसी गायब हो गई। वे मुझे गौर से देखने लगे। मैं भी थोड़ा हैरान हुई। कुछ समय चुप रही कि शायद वे अपना परिचय दें, लेकिन उन्होंने मुझसे ही पूछा, रामविलास कहाँ है? मैंने कहा, वह बाहर हैं, सामान लेने गए। उनमें से एक आदमी जिसका नाम सतीश था बोला, मैं सतीश हूं, रामविलास का दोस्त। यह कैलाश है। हमें शिवनारायण तिवारी से मिलना है। यहाँ की देखभाल वही करता है ना? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, हाँ। इतने में मेरी माँ भी बाहर आ गई और उन दोनों अजनबी लोगों के बारे में पूछने लगी। मैंने बताया कि ये चाचा के पुराने जानने वाले हैं। यह सुनकर कि वे शिवनारायण के परिचित हैं, माँ ने झट से उन्हें घर के भीतर बैठने के लिए कह दिया और कहा कि थोड़ी देर रुकें।
करीब 15 मिनट बाद शिवनारायण भी मेंशन में आ गया। जैसे ही उसने दोनों को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह कांपते स्वर में बोला, अरे सतीश, कैलाश, तुम दोनों यहां? उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। सतीश ने हंसते हुए कहा, हाँ, इधर से निकल रहे थे, सोचा तुमसे मिलते चलें। हमारी नजर दीवार की घड़ी पर गई। रात के 10 बजे। गांव जैसे इलाके में इस समय किसी का मिलने आना अजीब ही लगता है, मगर हमने इसे ज्यादा तूल नहीं दिया। शिवनारायण किचन में खाना बनाने चला गया। मैं और मेरी माँ बाहर हॉल में इंतजार करने लगे। मैं सोफे पर बैठी एक मैगजीन देख रही थी और वहीं से किचन का कोना दिखाई देता था। अचानक मेरी नजर किचन के अंदर गई। सतीश मुझे घूर रहा था। जैसे ही हमारी नजर मिली, उसने फौरन चेहरा मोड़ लिया। मुझे असहज महसूस हुआ, पर मैंने माँ को कुछ नहीं बताया। खाना बनने में अभी समय लगना था, इसलिए माँ किसी काम से अपने कमरे में चली गई। मैंने फिर घड़ी की ओर देखा। रात के 11 बज चुके थे। अब मुझे सतीश और कैलाश का इतना देर तक रुकना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। मैं जल्दी से माँ के पास गई और कहा, मम्मी, ये लोग कुछ ठीक नहीं लग रहे, इन्हें भेज दो। माँ सहमति में बोली, हाँ, बात तो तेरी सही है, मैं शिवनारायण से कहूंगी, अभी इन लोगों को जाने दो। तभी बाहर से कैलाश की आवाज आई, अरे भाभी जी, खाना तैयार है, बाहर आ जाओ। हम दोनों बाहर आ गए। सोफे पर सतीश बैठा था और उसकी नजरें बेहद गंदी थीं। हम डाइनिंग टेबल पर बैठ गए, लेकिन किचन के अंदर शिवनारायण और कैलाश कुछ धीमी आवाज में फुसफुसा रहे थे। कुछ देर बाद सतीश भी किचन में गया। मैं दबे कदमों से वहीं जाकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई। तभी मैंने साफ सुना, अरे थोड़ा सा पाउडर डाल दे, इन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, कैलाश बोला। शिवनारायण घबराया हुआ था। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, किसी को पता चल गया तो मुसीबत होगी। तुम दोनों पर भरोसा नहीं है मुझे, सतीश बोला। बस आज की रात, कल की गलती के लिए हमने माफी भी मांगी थी, आगे से सब सोच समझ कर करेंगे, तू यकीन कर, शिवनारायण डरते हुए बोला। नहीं, मैं नहीं मान सकता। कल रात से नींद तक नहीं आई। उस लड़की की लाश अभी भी पीछे की हवेली में पड़ी है। तुमने आज तक उसे ठिकाने भी नहीं लगाया। अगर भाभी ने देख लिया तो? यह सुनकर मेरा खून जम गया। पीछे की हवेली में किसी लड़की की लाश पड़ी थी और हमें भनक तक नहीं। मैं बिना कुछ और सुने तेजी से मां के पास भागी। मम्मी, इन्हें तुरंत बाहर निकालो, ये लोग खतरनाक हैं। मेरी घबराई आवाज शायद उन लोगों तक पहुंच चुकी थी। सतीश और कैलाश बाहर आ गए। उन्हें देखते ही मेरा डर बढ़ गया और मैं चिल्लाई, निकलो यहां से, तुरंत। शिवनारायण भी बाहर आया और मुझे शांत कराने लगा, पर मैंने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम भी निकलो, पुलिस बुलाऊंगी। मैंने फोन उठाया ही था कि सतीश ने मुझे जोर से धक्का दे दिया। मां मुझे संभालने आई, लेकिन तभी कैलाश ने उनके बाल पकड़कर उन्हें सीढ़ियों पर फेंक दिया। मां उसी पल मर गईं। उनके सिर से खून बहता गया। मैं टूट चुकी थी। मैं उन्हें हिलाकर जगा रही थी, पर वे नहीं उठी। मैं चीख चीख कर उन तीनों को कोसने लगी, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं। सतीश और कैलाश तो मुस्कुरा रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शिवनारायण ने मुझसे दूर रहने की कोशिश की, लेकिन सतीश ने उसे 2 थप्पड़ मारकर चुप करा दिया। इसके बाद वे दोनों मेरे पीछे पड़े। मैं पूरी मैंशन में जान बचाने के लिए भागती रही। उन्होंने मुझे बेरहमी से मारा। मैं आधी मर चुकी थी, पर फिर भी लड़ती रही। शिवनारायण, जो मुझे बचा सकता था, बस तमाशा देखता खड़ा रहा। उसने कौशल्या मैंशन के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे ताकि मैं भाग न सकूं। मैं किसी तरह अपने कमरे तक पहुंची और खिड़की से कूदने ही वाली थी कि सतीश और कैलाश ने मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ दरिंदगी की। काफी देर बाद जब शिवनारायण कमरे में आया, वह कांपते हुए बोला, अगर ये जिंदा रही तो मेरी जान चली जाएगी। रामविलास के इतना कहते ही कैलाश तुरंत किचन में गया और एक चाकू लेकर वापस आया। मैं उनके सामने हाथ जोड़कर यही कहती रही, मुझे मत मारो, लेकिन तीनों ने मिलकर मेरे शरीर पर कई वार किए। मेरा पूरा चेहरा बिगड़ गया और तब तक चाकुओं से वार करते रहे जब तक मैं नहीं मर गई। मेरी और मां की मौत के बाद शिवनारायण तिवारी सोच में पड़ गए कि अब उन्हें किस तरह जवाब देना चाहिए। तभी तीनों ने मिलकर मुझे और मेरी मां को हवेली के पीछे बने रास्ते पर दफन कर दिया। आज तक हमारी लाश किसी को नहीं मिली। जब मेरे पिताजी हमें देखने कौशल्या मैंशन आए, शिवनारायण ने उन्हें झूठ बोला कि हम दोनों कभी यहां आए ही नहीं थे। पिताजी ने आसपास ढूंढने की कोशिश ही नहीं की, बस स्टैंड के पास ही हमें खोजते रहे।
शिव नारायण पर विश्वास के कारण उन्होंने कभी इस पर शक नहीं किया। लेकिन मेरी आत्मा लगातार तड़पती रही। मैं रामविलास को नहीं छोड़ने वाली थी। कुछ दिन बाद ही मैंने अपनी मौत के बाद उसे यही मैंशन में मार डाला। इतना कहते ही नेहा जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी से मैंशन के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी। आरव चौहान ने पूछा, रामविलास की मौत पर तुम्हारे पिताजी ने क्या किया? तब उन्हें शक तो हुआ होगा। नेहा गुस्से में बोली, नहीं, मेरे पिताजी बहुत भोले इंसान थे। उन्हें लगा कि किसी चोर या डकैत ने मार दिया होगा। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने भी यही मानकर फाइल बंद कर दी। धीरे धीरे आसपास चोरों और डकैतों की संख्या बढ़ने लगी, इसलिए किसी ने हमारी या रामविलास की मौत पर ध्यान ही नहीं दिया। जंगलों के बीच बना यह मैंशन पहले जितना खूबसूरत था, अब उतना ही डरावना था। यह डरावना माहौल रामविलास ने बनाया था। आरव चौहान ने कहा, लेकिन इससे तुम्हारा बदला पूरी तरह नहीं होगा। तुम आखिर कब तक भटकती रहोगी? मोक्ष की प्राप्ति कर लो। नेहा गुस्से में चिल्लाई, नहीं, मैं इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाऊंगी। जब तक सतीश और कैलाश को नहीं मारती, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आरव ने पूछा, सतीश और कैलाश को मारकर क्या तुम यह मैंशन छोड़ दोगी? नेहा ने कहा, नहीं, यह मैंशन मेरा है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। आरव चौहान ने कहा, देखो, उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। जो जैसा करता है वैसे ही भुगतता है। तुम भगवान पर भरोसा रखो, उनके साथ भी बुरा होगा। तभी नेहा की आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए बोली, मैंने किसका बुरा किया था जो मेरे साथ बुरा हुआ? मुझे किसका फल मिला था? मैं 21 साल की साधारण सी लड़की थी। मैं अपने सपने जीना चाहती थी, ऊंचाइयों पर जाना चाहती थी, लेकिन बीमारी ने मुझे घेर लिया। इस बीमारी से लड़ने के लिए मैं यहां आई थी, लेकिन सतीश और कैलाश ने मुझे मार डाला। यह मैंशन मेरे पापा ने कितने प्यार से बनाया था ताकि मैं यहां अपनी यादें संजो सकूं, लेकिन उन्होंने मुझे मार दिया। आरव चौहान ने कहा, तुम्हारे पिताजी से मैं बात करूंगा। मैं उन्हें तुम्हारी कहानी बताऊंगा। कौन है तुम्हारे पिताजी और कहां हैं? नेहा गुस्से में बोली, मेरे पिताजी कब का विदेश चले गए। उन्होंने मैंशन बेच दिया। वह कभी लौटे ही नहीं। तब से यह मैंशन या तो खाली पड़ा या डर के कारण कोई नहीं रहता। सतीश और कैलाश भी कभी नहीं आए। मुझे उन्हें मारकर अपना बदला पूरा करना है। नेहा और आरव की बातों के बीच विक्रम मलिक की नजर दरवाजे पर पड़ी, जो खुला हुआ था। वह हाथ में टॉर्च लिए चुपचाप मैंशन से बाहर खिसक गया। आरव चौहान ने कहा, देखो, मैं तुम्हारे पिताजी को नहीं जानता, लेकिन मैं पता लगाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन तुम इस दुनिया को छोड़कर चली जाओ। यहां तुम्हें केवल कष्ट ही मिलेगा। अच्छा यही है कि तुम अपने लोक में लौट जाओ। नेहा गुस्से से आरव की तरफ देखती रही और उसकी आंखें गोल गोल घूमने लगीं। आरव को भी उसे देखकर डर लग रहा था। धीरे धीरे मैंशन के अंदर ठंड बढ़ने लगी। तभी आरव की नजर विक्रम मलिक पर गई, जो अब मैंशन में नहीं था। आरव सोच में पड़ गया कि आखिर वह कहां गया। उसने रुद्राक्ष की माला निकालकर उसका एक एक दाना जपना शुरू किया। आरव बार बार नेहा को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कौशल्या मैंशन की आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। आरव चौहान उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब वह समझ ही नहीं पा रहा था कि अगला हथकंडा कौन सा अपनाए। हार कर वह वापस कौशल्या मैंशन में ही आ जाता है। वह नेहा को जमीन पर लेटा देता है और खुद एक किताब देखने लगता है, जिसमें कई तांत्रिक क्रियाओं के मंत्र लिखे हुए थे। अंत में उसे एक ऐसी क्रिया मिलती है जिससे किसी भी दुष्ट आत्मा को खत्म किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक समस्या थी। नेहा की आत्मा को शांत करने के लिए उसकी अस्थियों को जलाना जरूरी था। आरव बेचारा विला से बाहर नहीं जा पा रहा था कि जाकर नेहा की अस्थियां ढूंढ कर ला सके। फिर भी वह बाहर जाने की लाख कोशिश करता है। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन आरव जानता था कि यह शांति असली शांति नहीं है। इसके पीछे कोई बड़ा तूफान छुपा हुआ था। एक बार फिर आरव ने नेहा के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल नेहा झटके से उसका गला पकड़ लेती है और दबाने लगती है। आरव को काफी हैरानी होती है कि रुद्राक्ष पहनने के बावजूद भी इस आत्मा पर कोई असर नहीं हो रहा। वह सोच में पड़ जाता है कि आखिर यह आत्मा कितनी शक्तिशाली है। आरव यह भी अच्छी तरह समझ जाता है कि शिवनारायण तिवारी के साथ जो हादसा हुआ था वह महज कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि नेहा का ही किया हुआ था। इधर नेहा की पकड़ बहुत मजबूत थी। जैसा कि आरव ने नियम बताए थे कि मुसीबत के समय अपने इष्ट देवता को याद करना है या कोई ऐसा मंत्र जपना है जो ताकत देता है। आरव भी वही करता है। वह मन ही मन अपने इष्ट देवता को याद करता है और दर्द में मंत्रों का जाप जारी रखता है। ऐसा करने से उसने नेहा की पकड़ ढीली कर दी
और एक बार फिर वह विला से बाहर जाने के लिए भागता है। लेकिन तभी सामने विक्रम मलिक आ जाता है। विक्रम को देखकर आरव की जान में जान आ जाती है। विक्रम अंदर आ गया। आरव ने कहा, तू अंदर कैसे आ गया? मैं बाहर नहीं जा पा रहा था। और तेरे हाथ में यह पोटली कैसी है? विक्रम बोला, इस पोटली में नेहा की अस्थियां हैं। अब देर मत कर, इसे जला दे और इस खेल को खत्म कर। दरअसल विक्रम ने नेहा की पूरी कहानी सुनी थी। वह जानता था कि अगर किसी भी तांत्रिक क्रिया से नेहा वश में नहीं हुई तो अंत में यही अस्थियां ही काम आएंगी, क्योंकि नेहा का एक अंश वही बचा है। इसलिए विक्रम मौका लगते ही बैग लेकर विला से बाहर भाग गया और सीधे हवेली के पीछे वाले रास्ते पर पहुंचा। वह टॉर्च से इधर उधर संदिग्ध स्थान ढूंढने लगा। विक्रम ने बैग से जीपीआर मशीन निकाली और जमीन में चलाया। मशीन ने तुरंत हड्डियों का पता दे दिया। कुछ खोदने पर उसे कई हड्डियां मिली। कुछ जानवरों की लग रही थीं, लेकिन एक ढांचा ऐसा था जो इंसानी खोपड़ी जैसा था। वह जान गया कि यह नेहा का कंकाल हो सकता है। थोड़ी देर और मशीन का उपयोग करने पर उसे एक और हड्डियों का ढांचा मिला। वह अंदाजा लगाता है कि शायद यह नेहा की मां का कंकाल होगा। विक्रम उन सभी हड्डियों को अपनी जैकेट में बांधकर ले आया। फिलहाल उसने आरव का आधा काम आसान कर दिया था। अब बस आरव को उन हड्डियों को जलाना था। आरव कहता है, भाई ये तूने बहुत अच्छा किया, वरना मुझे लगता आज मैं यहां फंस ही गया। चल जल्दी से, हमें इन हड्डियों को ऊपर के कमरे में लेकर जाना होगा, वहीं हम इन्हें जलाएंगे। विक्रम हड्डियों और बैग को उठाकर सीढ़ियों के ऊपर गया। अचानक किसी ने उसका पैर पकड़कर नीचे खींचा। वह सीढ़ियों से गिर गया और हड्डियां चारों तरफ बिखर गईं। आरव जल्दी जल्दी हड्डियां बटोरता है। विक्रम भी खुद को संभालता है और हड्डियां बटोरने में आरव की मदद करता है। उस समय हवेली से बुरी तरह चीखने और रोने की आवाजें आ रही थीं। आरव कहता है, विक्रम इन आवाजों पर ध्यान मत दे, तू सीधे कमरे में जा। आधी हड्डियां तू ले जा, बाकी मैं लेकर जाऊंगा। इसके बाद आरव ने भगवान का नाम लेकर हड्डियों को जलाने की कोशिश की, लेकिन माचिस की तीली से हड्डियों में आग नहीं लगी। फिर आरव ने दूसरा हथकंडा अपनाया। आरव चौहान और विक्रम मलिक उस ठंडी रात में पसीने से तरबतर थे। सब कुछ शांत होता देख आरव और विक्रम का ख्याल नेहा कश्यप की तरफ गया। वे तुरंत नीचे दौड़े और देखा कि नेहा को होश आ गया है, लेकिन उसका शरीर बेहद कमजोर हो गया था। असल में ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उसके अंदर किसी दुष्ट आत्मा ने वास कर लिया था। फिलहाल नेहा धीरे धीरे रिकवर हो रही थी। आरव और विक्रम ने उन हड्डियों की राख अपने पास रख ली ताकि अगले दिन उन्हें गंगा में प्रवाहित किया जा सके। विला की आत्मा को मुक्त करने के बाद आरव यहीं नहीं रुका। वह शिव नारायण तिवारी से मिला और फिर उस व्यापारी से भी जिसने कौशल्या मैंशन खरीदी थी। इसके बाद वह उन सभी लोगों से मिला जो इस विला से जुड़े हुए थे। अंत में उसे सतीश और कैलाश के बारे में भी जानकारी मिली, लेकिन अब आरव उन्हें सजा नहीं दिला सकता था क्योंकि दोनों अब इस दुनिया में नहीं थे। कुछ साल पहले सतीश शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, जिससे उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी मौत हो गई। कैलाश को कैंसर की बीमारी हो गई थी और वह भी इस दुनिया में नहीं रहा। यह सच है कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। लेकिन आज भी आरव के कानों में नेहा के शब्द गूंजते थे, मैंने किसका बुरा किया था जो मेरे साथ यह सब हुआ? सच में यह सवाल है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? आरव कभी कभी इस आत्मा और परमात्मा की दुनिया से दूर जाना चाहता था, लेकिन जब भी उसने इन सब चीजों से दूर जाने की कोशिश की, उसे अपने जीवन में कमी महसूस हुई। उसे लगता था कि हमारी तरह आम इंसानों की सुनने और समझने वाली बहुत लोग हैं, लेकिन उन आत्माओं की कौन सुनता है जो बेचारी भटक रही हैं, कुछ वजह से और कुछ बेवजह से। इसीलिए आरव का आत्माओं की दुनिया से एक गहरा नाता जुड़ चुका था। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही हम एक नई हॉरर कहानी के साथ फिर मिलेंगे।